हेलो दोस्तों, तो ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड़ और हम डिस्कस करेंगे आज 25 फरवरी में न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल और खबरें रही हैं। वैसे आज का पूरा जो अखबार है वो बजट से भरा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बजट को हम अच्छे से 3-4 टुकड़ों में डिस्कस करें तो हमारा कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो हम बजट को कल से अच्छे से रिवाइज करेंगे। आज के लिए हम देख लेते हैं बजट के अलावा क्या क्या न्यूज़ है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कौन से 5 स्टेप जो हमें लेने चाहिए जिनसे हम राजस्थान को देश का पावर हाउस बना सकते हैं। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चेतन भगत का। वो बोलते हैं कि कैसे आईएएस को इंडियन इनेबलिंग सर्विस बनाएं तो भारत की प्रगति संभव होगी। तीसरा आर्टिकल हम प्रतीश नंदी का डिस्कस करेंगे कि दुनिया की सोच खुल रही है और हमें भी ऐसा करने की जरूरत है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी से और डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो पहले नजर डाल लेते हैं वो कौन से 5 स्टेप हैं जिनको लेकर हम राजस्थान को देश का एनर्जी का पावर हाउस बना सकते हैं। तो अभी राजस्थान की जो 96% जो बिजली है वो हमारा यहीं पे उत्पादन होता है। हार्डली 4% हम दूसरे राज्यों से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इन 5 उपायों पर ध्यान दें तो हम अपने रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी राज्य में पूरा फैला सकते हैं। तो पहला स्टेप हमें लेना चाहिए कि प्राकृतिक क्षमता का उपयोग बढ़े। हम सबको पता है कि राजस्थान को सौर रेडिएशन और विंड एनर्जी का वरदान है, तो हमें इसको अच्छे से यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो अभी जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके जो स्टेप लिए गए, जैसे बड़ला सोलर पार्क बना हुआ है या जैसलमेर का विंड पार्क बना है, ये कई सारे कदम उठाए गए, लेकिन ये कम है क्योंकि जिस तरह से हमारा 2022 तक जो सोलर जो हमने 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी का टारगेट रखा है उसके हिसाब से काफी कम है। और अगर हमने हमारा टारगेट जो 2030 के लिए बढ़ा दिया है 450 गीगावाट का, तो उसके लिए हमें राजस्थान की जो नेचुरल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका और अधिक दोहन करने की जरूरत है। तो राजस्थान के पास कितनी शक्ति है? राजस्थान 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकता है। दूसरी बात जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसमिशन लॉस होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉस होता है उसको 10% से भी कम किया जाए। अभी ये लॉस कितना है? अभी ये लॉस है राजस्थान में 20% से भी ज्यादा, जो कि नेशनल एवरेज से भी अधिक है। तो अगर हम जो डिस्कॉम के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस के लिए अच्छे से फंड दें तो हम इसको कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा अतिरिक्त निवेश देना पड़ेगा। हमें पता है कि पहले ही पावर सेक्टर में डिस्ट्रेस, इसके लिए उदय बॉन्ड लाए गए हैं, तो हमें थोड़ा सा और फंड देना पड़ेगा। और अगर हम ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस होता है उसको 10% से कम लाएं तो ये हमें देश के पावर हाउस बनाने में मदद करेगा। तीसरी बात, हमें जिस तरह से अभी हम 96% अभी खुद ही उत्पादन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम बिजली बेचने की स्थिति में होंगे, तो हमें अभी से थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए। चौथा, कि जो पावर सेक्टर थोड़ा डिस्ट्रेस में चल रहा है, तो और पावर सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं या उपकरण होते हैं उनकी ऊंची लागत होती है, तो हमें चाहिए कि हम इसके लिए जो क्रेडिट है, जो बैंकों से लोन मिलता है, उसके लिए और भी ज्यादा सब्सिडी दी जाए या और भी कर्ज को सस्ता बनाया जाए। और खासकर जो सोलर एनर्जी, जो अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट हैं उनमें तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दरें हैं, उनमें उतार चढ़ाव, वोलाटिलिटी काफी कम हो और क्रेडिट काफी सस्ता मिले। पांचवा उपाय है कि जो हमें बिजली उत्पादन के जो नए क्षेत्र हैं, जो नए फील्ड जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि हम कृषि कचरे से बिजली का प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में काफी सारा कृषि कचरा इकट्ठा होता है। तो क्या इसके लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं? बिल्कुल। राजस्थान में जो बायोमास के आधारित जो पावर प्लांट है उनकी क्षमता 120 मेगावाट है, हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो जो एक तो हमें कृषि कचरे को यूज कर सकते हैं, दूसरा कि हम बिलायती बम्बू, जो आपने कई सारे हमें दिखने को मिल जाते हैं, ऐसे ही उग जाते हैं हर जगह पे, वो भरपूर मात्रा में, तो अगर हम इनको वेस्ट में यूज करके इनको बायोमास में कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी मनरेगा स्कीम है उसके तहत जो खाली पड़ी जमीनें होती हैं उनमें हम ऐसे बिलायती बबूल या जो अन्य पौधे होते हैं जिनको
एनर्जी के रूप में काम में लिया जा सकता है, ईंधन के रूप में काम में लिया जा सकता है, उनको उगवाया जा सकता है। अगर हमने ये सब उगवा भी लिए तो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिससे हम किसानों से जो भी कृषि कचरा, बायोमास वेस्ट होता है, उसको हम इकट्ठा कर सकें, तभी हम उन्हें प्लांट्स पर भेज पाएंगे अच्छे से। और क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करने की जरूरत होती है, क्योंकि सोलर एनर्जी सिर्फ दिन में होती है और विंड भी एनर्जी तभी आती है जब हवाएं अच्छी चलती है। तो हमें हमारा जो स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो अगर इन पांच उपायों को हम पूरा करते हैं तो राजस्थान को हम देश में ऊर्जा का केंद्र बना सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चेतन भगत का है। इसमें वो बोलते हैं कि कैसे जो बाबू कल्चर है वो देश की प्रगति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो कहते हैं कि आईईएस इंडियन इनेबलिंग सर्विस भारत को प्रगति देने वाली सेवा बनने की जरूरत है। तो डिस्कस करते हैं क्या आर्टिकल है। तो वो राइटर बोलते हैं कि भारत की प्रगति को बाबू धीमा करते हैं। एक्चुअल में बाबू है ना, थोड़ा अपमानजनक शब्द बन गया है। इसका मतलब लाल फीताशाही, पुरातनपंथी, जो पुराना कल्चर है, जो रेड टेपिज्म हो गया, उस ये हमारे जो देश के डेवलपमेंट है उसको स्लो करता है। तो इसमें लोक सेवा जो सिविल सर्वेंट है उनको भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, लेकिन हम सारा दोष उन पर नहीं डाल सकते। तो इसका हम देखते हैं कि लोक सेवा जो आईएएस या आरएएस जो होते हैं ये पिछड़े क्यों रहे, ये सुधार के लिए इतना जागरूक क्यों नहीं करते हैं। तो पहला कारण होता है कि जो इनका प्रदर्शन मापने की जो संरचना है, जो गवर्नमेंट देखती है कि हाँ इस आईएएस ने काम अच्छा किया या बुरा किया है, तो जो प्रदर्शन मापने की पुरानी संरचना है वो यथास्थिति बनाए रखने को प्रोत्साहित करती है। मतलब अभी जो पक्ष और जो पावर अधिकार आईएएस लोगों को दिए गए हैं, तो वो चाहेंगे कि उनके पावर हमेशा ऐसे कैसे बने रहे। इसीलिए जो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जो जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, वहां पे स्पेशलिस्ट ना होकर बड़े बड़े आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी या हाई सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी लेवल पे पोस्ट होते हैं उन पे बैठे रहते हैं। तो हमें उनके प्रदर्शन मापने की जो पुरानी संरचना है इसको दूर करना पड़ेगा। दूसरा, एक लोक सेवक को भी कभी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नहीं सराहा जाता। तो अगर कोई सिविल सर्वेंट कुछ नया डेवलपमेंट लाना चाहता है उसके डिपार्टमेंट में, या कुछ नया करता है, कुछ इनोवेशन लाता है, तो उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप आईएएस हो, आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट अच्छी नहीं चल रही है, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए किसी को हायर करते हो तो आपके ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं कि आपने फलाना को ही क्यों हायर किया, क्या आपका कोई पैसे वैसे लिए हैं क्या डेवलपर से। इस तरह के कई सारे इल्जाम लगते हैं। एक तरफ तो आप अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट को सुधारना चाहते हो, आप चाहते हो कि आरटीआई से मैं चाहूँ कि डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे हो, लेकिन कभी कभी सिस्टम हमें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। तीसरा, हाँ उन्हें कुछ गलत हो जाएगा तो आईएएस को सजा जरूर मिलती है। तो जो उनको प्रोटेक्शन, जो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है उसे भी हमें कम करने की जरूरत है। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार को जो आईएएस और अन्य लोक सेवक हैं, तो उनकी जो प्रोत्साहन, उनको जो एनकरेजमेंट मिलता है, उसको जो संरचना है उसको पूरा बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें व्यवस्थागत बदलाव करने पड़ेंगे, हमें इंस्टीट्यूशनल चेंज लाना पड़ेगा, और कुछ तो लोक सेवकों को खुद भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो कई सारे सिविल सर्वेंट होते हैं ना, वो इनोवेशन से या जो बदलाव चेंज से उसके लिए थोड़ा खुद आगे होके नहीं आते हैं, उनमें वो तड़प नहीं होती, क्योंकि एक बार इतना हार्ड एग्जाम पास करने के बाद वो थोड़े आरामदायक जिंदगी चाहते हैं, निठल्लापन आ जाते हैं। तो बदलाव जो आएगा तो वो उनको हतोत्साहित करता है। तो आईएएस लोगों में ये प्रवृत्ति होती है कि हाँ कि कोई अरबपति मेरे पास आए, हाथ जोड़ के आए। तो इस तरह की जो मानसिकता है ना, उसकी जो विचार है, उनकी पावर की जो आदत है, उनकी लत लग जाती है। और जो कुछ सिविल सर्वेंट होते हैं, खासकर जो बूढ़े एजेड लोग होते हैं, उनमें जो टेक्नोलॉजी से भी काफी घृणा होती है। वो नहीं चाहते कि नए टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर भागते हैं। तो उन्हें टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी कुछ बदलाव ला सकती है। तो अभी आप ऐसे ही देख लीजिए कि कई सारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट आपने चलाई होगी, तो जो उनका यूजर इंटरफेस होता है वो बिल्कुल यूजर को ध्यान में रखकर नहीं डिजाइन किया जाता। तो राइटर यही कहते हैं कि हमें जो अभी भी आईएएस जो 1980 के दशक के बने हुए हैं, जिनमें जहाँ सरकारी माई बाप
बिजनेस को करने देते थे, तो उस कल्चर से आगे निकलना है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि लोक सेवक केवल प्रशासक न बने बल्कि प्रगति लाने वाले बने। तो हमें आईएएस को आईएएस में बदलने की जरूरत है। हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को इंडियन इनेबलिंग सर्विस अर्थात भारत को समर्थन करने वाली सेवा में बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ नाम से नहीं, भावना से भी हमें अंदर से होना चाहिए कि हम ऐसा एनेबलिंग एनवायरमेंट तैयार करें जो देश की प्रगति में योगदान दे। अगला आर्टिकल प्रीतिश नंदी का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेते हैं। तो अभी जो ये बैन और सेंसरशिप का इंडिया में कल्चर चल रहा है, तो ये इसी का क्रिटिसिज्म करते हैं कि अभी जो क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया उससे फायदे कम नुकसान ज्यादा होंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने से उसकी कालाबाजारी बढ़ जाएगी। दूसरा, जैसे कि पहले भी हमने देखा है कि शराब पर प्रतिबंध कई राज्यों में लगा हुआ है, तो क्या उससे हुआ क्या, उससे तस्करी बढ़ गई और जहरीली शराब जो लोकल प्रोड्यूस होने लगी उससे वो बढ़ गई, तो उससे काफी सारी डेथ होती रहती है और हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अगर अच्छे से रियलाइज करे तो शराब से उनको काफी अच्छा खासा कर मिलता है। अभी आपने कोरोना में देखा होगा कि सबसे पहले जो सेक्टर खोले गए थे उनमें शराब भी थी। और जैसे कि कई राज्यों में गुटखा और पान मसाला पर भी बैन है, लेकिन अब बिना ये बैन के भी इनकी कालाबाजारी होगी और हमें आसानी से मिल जाएंगे। या फिर हम ऐसे ही देख लीजिए कि लॉटरी या कैसीनो या क्रिकेट के जो सट्टे होते हैं ये कई सारे राज्यों में गैर कानूनी है, लेकिन क्या ये बंद होते हैं? नहीं, ये अभी भी चलते रहते हैं। और क्रिकेट का सट्टा बाजार तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि हमारा जो डिफेंस बजट होता है, रक्षा बजट होता है, उससे थोड़ा सा कम है। तो ये आपने अभी क्या देखा कि हमने इतने सारे बैन लगाए, क्या कुछ फायदा मिला? शराब पर बैन हो गया, पान मसाला पर हो गया, क्रिकेट के सट्टे पर हो गया, तब भी ये चीजें चली रही है ना। तो अगर हम इन चीजों को अच्छे से रेगुलेट करें तो शायद जो नेगेटिव बैन करने से जो नेगेटिविटी आती है समाज में उसको कम किया जा सकता है, जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उनको कम किया जा सकता है। और बैन में जैसे इंटरनेट शटडाउन की भी बात करते हैं, जो भी कश्मीर और दिल्ली में, कश्मीर में तो काफी लंबा रहता है और दिल्ली में बार बार लगता रहता है। तो राइटर बोलते हैं कि आज का जो बैन है ना उसे कल अच्छा भी मान सकते हैं। सरकारें बदलती हैं और सही गलत की जो धारणा है वो भी बदलती रहती है। जो आज अच्छा हो सकता है वो कल गलत हो सकता है, और जो बैन आज के लिए हम जिस बैन को हम बोलते हैं कि आज ये गलत है तो उसे कल जस्टिफाई भी किया जा सकता है कि ये सही है। जैसे कि अभी पहले जैसे कनाडा में जो कैनबिस गांजा बैन था, आज वो वहां पे बैन नहीं है। तो क्या पता, जिस तरह से बॉलीवुड में ये देखा गया है तो उसके मेडिकल रिसर्च भी चल रही है, तो क्या पता कल गांजा लीगल हो जाए। तो इस तरह की जो कई आज जो बैन है वो कल नहीं भी हो सकते हैं। तो राइटर बोलते हैं कि सेंसरशिप भी बैन जैसा ही है कि अब आज के जमाने जो डिजिटल एज है उसमें कुछ भी लंबे समय तक सेंसर नहीं रहता, क्योंकि हर चीज इंटरनेट के जरिए अपना रास्ता बना ही लेती हैं। आपको डार्क वेब पे या फिर टेलीग्राम में कई सारे सोर्स होते हैं जहां पर आपको जो बैन मूवीज होती हैं वो भी मिल जाएगी। तो राइटर बोलते हैं कि जो इंडिया में गवर्नमेंट और सिटीजन का जो रिलेशनशिप है ना वो माता पिता और बच्चे जैसा है। तो जिस तरह बच्चों को आजादी पसंद होती है और माता पिता उन्हें कंट्रोल करते हैं, उस तरह जो हमारे सिटीजन है इंडिया के वो भी आजादी चाहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सोचती है कि बच्चे गलत है, मतलब सिटीजन नहीं समझते, तो वो उनको ज्यादा बैन, ज्यादा लगाम लगाने की कोशिश करती है। तो लेकिन सरकार और लेकिन हमें समझना चाहिए जिस तरह से परिवार में एक दूसरों की नादानियों के साथ रहना चाहिए, दमन का कोई उपाय नहीं होता, उसी तरह गवर्नमेंट को भी सीखना चाहिए कि लोगों को सही गलत के बीच जो अंतर सिखा रही है गवर्नमेंट, उसके लिए सिर्फ बैन और सेंसरशिप ही इकलौते उपाय नहीं है। कुछ अलग तरीके भी किया जा सकते हैं। इन चीजों को अच्छे से रेगुलेट किया जा सकता है, अच्छे से रेगुलेशन लाए जा सकते हैं, लोगों में अच्छी इंफॉर्मेशन फैलाई जा सकती है, जो उनके दुष्प्रभाव है उनको अच्छे से जागरूकता लाई जा सकती है। क्या सिगरेट के पैकेट पे जो 80% वो होता है कैंसर वाला, क्या उससे सिगरेट पीना कम हुआ? तो हमें लोगों में जब तक खुद में नहीं आएगी कि हाँ, तो राइटर यही बोलते हैं कि लोगों को ट्राई करने दो, जब वो खुद सीखेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। हर चीज को अगर हमें उन्हें सिखाएंगे तो उन्हें उनकी आजादी में भंग लगेगा। ऐसा ही सिटीजन के साथ हो रही है, सिटीजन के साथ है तो दुनिया खुल रही है और इंडिया को भी वक्त है कि हम भी ऐसा करें। अगला छोटा सा आर्टिकल डिसइन्वेस्टमेंट पे। तो अभी जो बजट में डिसइन्वेस्टमेंट से 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, तो प्रधानमंत्री जी ने निजीकरण के कुछ फायदे गिनाए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि निजी सरकार का काम होता है जन कल्याण, न कि बिजनेस करना। तो गवर्नमेंट का काम है
पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। और उन्होंने बोला कि जो ऑयल और गैस या पावर सेक्टर में जो कई सारे असेट हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, जिनका पूर्ण उपयोग, कई सारी लैंड ऐसे फालतू में पड़ी हुई है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसे या कुछ जो कई सारी जो चीजें हैं जो बेकार पड़ी हुई है, उनको बेचकर उनको विनिवेश कर कर कुछ पैसा जुटाया जाएगा। और फिर पीएम प्रधानमंत्री ने यह भी फायदा बोला कि हमारा जो ऑब्सेशन जो लगाओ ये कुछ कुछ पीएसयू कंपनी से बन गया है ना, हमें उसको छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कुछ पीएसयू जो घाटे में चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिए जो किसका पैसा लगता है, उसमें टैक्स पेयर का ही पैसा जाता है। और सरकार का जो ध्यान होता है इससे वो बिजनेस में ज्यादा चला जाता है, और जबकि सरकार का काम ज्यादा ध्यान देने का काम कहाँ पे है, कल्याणकारी योजनाओं में, सिटीजन को अच्छी सर्विस देने में। और अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में लगाते हैं तो ये उसकी काबिलियत के साथ अन्याय है। उसको पब्लिक सर्विस के लिए बनाया गया है, लेकिन वो अगर बिजनेस करेगा, बिजनेस के लिए वी नीड टू हायर प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल जो प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं, जो एमबीए हो गए, जो कई सारे जो स्पेशलिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, तो उनको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को सिर्फ लिमिटेड हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेंगी, और वहां उसके बाद डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा हर सेक्टर में। अगला आर्टिकल छोटा सा है कि अब आम जनता के लिए भी कोरोना के वैक्सीन लगेंगे, तो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा, वित्त मंत्रालय ने जो अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो अभी जो सरकारी जो भी गवर्नमेंट के जो कामकाज होते हैं उसके लिए अभी ओनली जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वही एलिजिबल होते हैं, अब निजी बैंकों को भी अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद जो जैसलमेर में मरु महोत्सव स्टार्ट हो गया है और ये गड़ीसर तालाब में जगमगा गया है। तो गड़ीसर तालाब कहाँ पे है, जैसलमेर, मरु महोत्सव जैसलमेर में। और जिस तरह से जो पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो लॉन्च की गई थी, किसके लिए लॉन्च की गई थी, मेडिकल सेक्टर के लिए, एपीआई के लिए, ताकि हमारी चाइना पे इंडिपेंडेंसी कम हो, तो उसी तर्ज पर आईटी सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। उसके बाद नया आर्टिकल देख लेते हैं, आईबीएम का जो एक इंडेक्स आया है, X4 थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स 2021, किसका है, आईबीएम का। तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा साइबर अटैक होते हैं जापान में, और सेकंड नंबर पर कहां पर होते हैं, इंडिया में। तो सबसे ज्यादा अटैक कौन से सेक्टर में होते हैं, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में। और जो तरीके होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मतलब आपके कंप्यूटर पर अटैक कर दिया जाएगा, उसको हैक कर दिया जाएगा, और आपसे अच्छी खासी कीमत मांगी जाएगी कि हाँ 5 लाख दो, आपके कंप्यूटर को हम वापस वैसा का वैसा कर देंगे। तो इस सेशन में बस इतना ही है, बजट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आज के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में रहे हैं उनको हम अच्छे से, उनको भी हम कल या परसों डिस्कस करेंगे, 2-3 दिन के एक साथ डिस्कस कर लेंगे हम, ताकि बर्डन ना लगे। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।